स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन: व्हेन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्लेस इन एनी मैग्नेटिक फील्ड इन फील अ मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब ये है कि मतलब हम जब किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो उसके पास के एरिया मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो वो मैग्नेटिक फोर्स भी महसूस करता है। ठीक है, वहाँ मैग्नेटिक फोर्स भी, आपको एक बल भी महसूस होगा कि कुछ खिंचाव हो रहा है। जैसा एग्जांपल ऐसा ले लीजिए इसका कि एक वायर में एक करंट बह रहा है। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके और पास एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, लाइक जैसे एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उसके पास हमने एक मैग्नेट रखा। ठीक है, तो मैग्नेट रखा तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें मैग्नेट रखा हुआ है। तो वो या तो उसको खींचेगा या तो दूर ढकेलेगा। तो फिर वो जो खींचने वाला जो प्रोसेस है उसमें एक फोर्स लग रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में मतलब होते हैं तो एक मैग्नेटिक फोर्स भी हम फील करते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है F=IBL sin थीटा। इसमें F होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, F हो गया मैग्नेटिक फोर्स, B हो जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है बी आपका। ठीक है, आई हो जाता है आपका जिसमें करंट कैरिंग, जो करंट क्या करता है थ्रो कंडक्टर, तो वो आई हो जाता है। ठीक है, अब एल हो जाता है। एल हो जाता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ। ठीक है, और फिर साइन थीटा, जो थीटा होता है कि जो करंट कैरिंग और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनता है वो हो जाता है आपका थीटा। ठीक है, अब इसमें जब थीटा आपका 0 है, 0 डिग्री पे है, तो उसमें फोर्स आपकी हो जाएगी 0। ठीक है, तो इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर इन पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में है तो इसकी फोर्स हो जाएगी 0। इसका एग्जांपल हम दो एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे जहाँ पे आपका साइन थीटा, आपका जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 है, मतलब सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो वहाँ जो उसका जो फोर्स है तो उसमें कुछ फोर्स नहीं लगेगा, तो वहाँ का जो आपका एफ निकलेगा, मैग्नेटिक फोर्स होगी, वो 0 होगी। ठीक है, पर ये परपेंडिकुलर है, तो जैसे परपेंडिकुलर है थीटा अपना, तो इसका थीटा इक्वल 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 बनेगा। तो वहाँ इसमें वहाँ जो फोर्स होती है तो फिर हो जाता है थीटा इक्वल IBL, उसमें सॉरी फोर्स इक्वल IBL। तो वहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है जब उसका वो परपेंडिकुलर होता है। तो अब इसमें आगे हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन को देखने के लिए हम इसमें फैमलिंग लेफ्ट हैंड रूल का हम इसमें यूज़ करते हैं। पहले मैं डिक्टेट कर देती हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, इसमें जैसे स्टार्ट करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय फैमलिंग लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, stretch of four finger, middle finger and thumb of left hand mutually perpendicular. If four finger pointed in the direction of magnetic field, central finger pointed in the direction of electric current and the thumb point the direction of magnetic force. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। अब इसमें ये है कि ये लेफ्ट हैंड अपना लीजिए, उसमें जो क्या कहते हैं, इसमें फोर फिंगर को, मिडल फिंगर को और अपने थंब को लाइक जो स्ट्रक्चर दिखा रहे इस तरीके से अब इसको परपेंडिकुलरली इसको मैनेज कीजिए। तो आपका जो फोर फिंगर है आपकी, वो डायरेक्शन दिखाती है आपकी इलेक्ट्रिक करंट की। देखिए ऊपर दिखा रही है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। जो आपकी मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन दिखा रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड के, और जो आपका थंब है वो होता है मैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, आपको इसको याद करने के लिए
इसको याद करने के लिए आप ट्रिक कर सकते हैं, FMT। ठीक है, FMT आपको इस तरीके से याद रह सकता है। आपको तो चलो उतना नहीं है, जब बड़े आगे चल के मेडिकल फील्ड में फॉरेंसिक वगैरह ही होती है तो उसको शॉर्ट में FMT, तो उससे आपको याद हो जाएगा FMT मतलब 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, एम से मिडिल फिंगर, 4 फिंगर, और क्या फिर आ गया आपका थम। ठीक है, थम हो गया T। अब FMT हो गया। अब इनकी डायरेक्शन याद करने के लिए आप उसके लिए ट्रिक कर सकते हैं FRI। ठीक है, सॉरी FBI, FRI, सॉरी मिस्टेकली बोल दिया, FBI को जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B हो गया, और I, तो आप इसमें याद रखिए FMT और FBI। ठीक है, इस ट्रिक से आपको ये जो डायरेक्शन वाला जो रूल है वो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो मैंने बात ऊपर बताई थी आपको वो ही लिखा है, व्हेन करंट कैरिंग वायर इन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा। तो इसमें यहाँ पर दिया गया साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो इक्वल टू 1, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा यहाँ पे। अब फोर्स इन मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, when a charge move in a magnetic field is experience a magnetic force। जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है तो वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड में वो भी मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा। इसका जो फॉर्मूला है, तो मतलब इसमें कुल मिला के जब इलेक्ट्रिक वायर में चार्ज मूवेबल है तब भी मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है मैग्नेट फील्ड का F इक्वल QV साइन थीटा। तो इसमें ये आपका इस तरीके से लिखा हुआ। ठीक है, F हो गया मैग्नेटिक फोर्स, Q हो गया चार्ज, V हो गया वेलोसिटी ऑफ चार्ज, B हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, Q हो गया एंगल, हो गया वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, अब इसके स्पेशल केसेस में हो जाएगा, आपको समझ में आ गया जब 0 डिग्री या 180 डिग्री या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो जब आपका फोर्स इसमें होगा 0 क्योंकि इसमें थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, तब जब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और ये पैरेलल का टाइम है। और जब परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे आपका जो सर्कुलर मोशन में है, चार्ज मूव कर रहा है, तो वहाँ पे मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पे 90 डिग्री और 90 डिग्री का हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ फोर्स मैक्सिमम हो गया। ठीक है, अब इसका एग्जाम इसमें अब एक्टिविटी में एक दिया गया है, राइट अ एक्टिविटी टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, वी टेक स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड एंड हेड सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली ऑफ द stand place of strong horseshoe magnet such as rod lying close to pole of magnetic field and directly upward। ठीक है, इसमें ये स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड को लिया, उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया। ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेटिक रखा, तो इसमें जब दिखाएगा जब इसका मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो इसकी जो रॉड है जहाँ डायरेक्शन होगी उस तरीके से जैसे फोर्स लगी उस तरीके से वो जो रॉड है वो भी मूव करेगी। जैसे इसका एग्जाम्पल, और इसमें जो रॉड है उसका एक पोल नॉर्थ है एक पोल साउथ है। तो अब जैसे इसका हमने देखा कि एक एग्जाम्पल लेने के लिए जब करंट है या तो एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, करंट है जो एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तब आपकी जो रॉड होगी वो थोड़ी लेफ़्ट में शिफ्ट हो गई, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, पर जब हमने उसकी डायरेक्शन, जब उसकी जो करंट में बैटरी थी, जैसे हमने उससे चार्ज दे रहे थे, ठीक है, उस बैटरी को हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब वो सेम डायरेक्शन में नहीं बह रही है, तो उसका हमने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, वो करंट भी रिवर्स फ्लो हो रहा है। तो फिर अब जो एल्यूमिनियम रॉड है वो राइट के साइड ना टर्न करेगी, राइट के साइड घूमेगी।
तो इसका मतलब ये होता है कि जब जो क्या कहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होता है वो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो करंट की डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। जिस अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन होगी उसी अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है। Electromagnetism. We observe that the rod is displaced toward left on reversing the direction of current, the displacement of rod toward the right. Now we consume magnetic field produce force on rod. ठीक है, अभी मैंने जो ऊपर एक्सप्लेन किया था वही लिखा हुआ है कि मतलब जो सेम डायरेक्शन में करंट को किया जाए तो वो लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी, उसी की डायरेक्शन करंट की रिवर्स कर दी जाए तो जो रॉड होगी मेटल रॉड वो राइट में शिफ्ट हो जाएगी, राइट साइड मतलब वो डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हम ये कंज्यूम कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है जहाँ वहाँ फोर्स भी प्रोड्यूस हो रहा है, वो रॉड पे फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कॉइल एंड वायर एंड द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे एक इलेक्ट्रिक करंट, वायर में इलेक्ट्रिक करंट बहता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड में वायर को रखा जाए तो वहाँ फोर्स प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है। इन सब का जो रिलेशन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वही है इलेक्ट्रिक मैग्नेट। ठीक है, जो फोर्स होता है मतलब जो रिलेशन होता है इनके बीच में, जैसे इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, फिर मैग्नेटिक फील्ड और वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी हो रहा है, इन सब का जो रिलेशन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। मेथड टू इंक्रीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर, एडिंग मोर टर्न टू कॉइल, इंक्रीज द करंट फॉलोइंग द कॉइल। इसमें मतलब हम इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। जैसे एक वायर मतलब एक रॉड पे हम कॉइल पे उसके हम मोर टर्न करें, ज़्यादा हम उसको घुमाएंगे तो उस पर हमारा ज़्यादा कॉइल होगी तो वहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनेगा। दूर दूर होगी, कम कॉइल होंगे तो वहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट कम बनेगा। ठीक है, और पास पास और मोर ज़्यादा टर्न होंगे कॉइल पे वायर के तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। इंक्रीज द करंट फॉलिंग थ्रू द कॉइल, जब हम उसमें जितना करंट बहता है उससे हमने सडनली हम उसको ज़्यादा करंट देंगे तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। तो ज़्यादा करंट, मोर करंट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें नोट में वो लिखा है, सेम बात लिखी है, मोर टर्न मोर करंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट होते हैं ये जो मोस्टली घर में यूज़ होने वाले कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग हर घर में, और वैसे भी ये जो कलर के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे रेड, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन होता है। रेड और ब्लैक आपने मोस्टली देखे होंगे, वो स्ट्रॉन्ग रहता है, वो इलेक्ट्रिक के लिए रहता है स्ट्रॉन्ग, मतलब ज़्यादा करंट बहने के लिए इन सब के लिए यूज़ होता है। ब्लू न्यूट्रल होता है, ग्रीन होता है अर्थिंग के लिए, ग्रीन वायर का अर्थिंग पे होता है, जिससे हर एक कलर से हमको उसको डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट है उसकी क्या इंटेंसिटी हो सकती है। ठीक है, देज आर द कॉमनली यूज्ड कलर इन डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है, सेम बात लिखी है। फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, ड्यू टू लॉन्ग यूज ऑफ सम टाइम मेटल इनसाइड द मेटेलिक अप्लायंस मेक फंक्शन ऑफ अर्थ वायर। ठीक है, जब हम किसी को लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर रहे हैं मेटल तो उसमें अप्लायंस में एक लाइक जैसे एक प्रोटेक्टिव वो रहता है। जैसे अर्थिंग का मतलब जैसे कि हम एक वायर है उसमें करंट जब रहेगा तो उसको हम डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आए तो इंसान
उसको शॉक लग सकता है इंटेंस। बट जब हम उसमें अर्थिंग का होता है, जैसे जो एक्स्ट्रा करंट होता है जिसका मतलब एक तरीके से हम जैसे जहाँ हमको जितना करंट की ज़रूरत नहीं है वहाँ उतना एक्स्ट्रा करंट जा रहा है, तो एक वायर वो अर्थिंग के लिए होता है, जिससे जो हमारा एक्स्ट्रा करंट है वो अर्थिंग के थ्रू बाहर चला जाए, जिससे जो वो है वो प्रोटेक्शन लिया कि मतलब उतना करंट इंटेंस ना हो जितनी ज़रूरत है। ठीक है, तो इट टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक बाय सेफ्टी ड्राफ्टिंग एक्स्ट्रा करंट टू द अर्थ। ठीक है, more than call more current strong electron content with metal body appliance with metal body in such case of shock we are use आर्टिस्टिक वायर। इसको आर्टिस्टिक वायर को अर्थिंग ही बोला जा रहा है, अर्थिंग वायर। द अर्थिंग वायर दे ऑफ द पोटेंशियल अप्लायंस टू ज़ीरो एंड डिवाइड द शॉक। ठीक है, उसी चीज़ को बताया गया कि जब हम अप्लायंस में किसी मेटल बॉडी में ज़्यादा करंट बहेगा तो कुछ केसों में कांटेक्ट में आके शॉक वॉक लग सकता है। तो जो एक्स्ट्रा होता है, जब पोटेंशियल होता है, उसको अर्थिंग के थ्रू उसका जो शॉक होता है वो डिवाइड हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। ओवरलोडेड when high power devices are simultaneously on a single line, total current flow may exceed when a power electric device switch on stimulated to main wire में इज कॉल्ड ओवरलोडेड। ओवरलोड क्या होता है, जैसे एक ही वायर में से बहुत सारे अप्लायंस के लिए चीज़ें यूज़ हो रहे हैं, तो उस पर लोड बहुत पड़ रहा है। लोड पड़ेगा कि मतलब देखो, एक एग्जांपल ले लो कि जब हमारी इंटेंसिटी इतनी है और हमसे काम बहुत लिया जा रहा है, ठीक है, तो एक ना एक टाइम पे इंसान फ्रस्ट्रेट होगा। जैसे एक ह्यूमन है, उसकी काम करने की एक इंटेंसिटी है, अब उससे हो नहीं रहा है, उससे भी ज़्यादा उससे काम लिया जाएगा, तो एक ना एक दिन तो वो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसी तरीके से ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, जैसे उसका जितना वायर की जितनी करंट की ज़रूरत है उससे ज़्यादा उससे वर्क लिया जा रहा है, तो फिर उसका करंट का ओवरलोड हो जाएगा। तो ऐसे ही सर्किट वगैरह हो जाता है। तो ओवरलोडेड तो टोटल करंट फ्लो में एक्सीड लिमिट when a power electric device switch on stimulatively to the main wire. Short circuit when a line wire neutral wire may contain this produce current due to a high spark produce। इसमें जैसे होता है कि मेन वायर और न्यूट्रल वायर जो होता है, दो वायर है, ठीक है, और वो एक लो रेजिस्टेंस पे आए हैं साथ में, तो वहाँ पे एक हाईली स्पार्क होगा और वहाँ पे एकदम जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहले नॉर्मल था एकदम, वो एक दूसरे करंट वायर में आए, अलग अलग वायर हैं, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में, लो रेजिस्टेंस में कांटेक्ट में, वहाँ स्पार्क हुआ और एकदम जहाँ वहाँ की जो करंट की इंटेंसिटी है वो एकदम इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उस रीज़न से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक, इसमें क्या होता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक फेज एंड न्यूट्रल। तो प्रॉपर यूज़ ऑफ अर्थिंग वायर अवॉइड ओवरलोडिंग एंड प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट, कीप अस सेफ फॉर इलेक्ट्रिक शॉक एंड फायर। अर्थिंग का यूज़ कीजिए, ठीक है, ओवरलोड से बचे और प्रिवेंट करें शॉर्ट सर्किट से, जिससे कोई आग वगैरह ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो इसलिए इसको एक तरीके से बांटा गया है फेज़ की, मतलब वहाँ से फेज़ में से भी वहाँ से भी डिवाइड होगी, फिर वहाँ से डिवाइड होगी, फिर सॉकेट्स में रहेगी, इस तरीके से। इस टॉपिक को अब यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का जल्दी से जल्दी आपको है ना उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को और है ना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे आपको तुरंत ही, जैसे जो टॉपिक हम 1-2 दिन बाद डालते हैं,
तो वो आपको 1-2 दिन पहले उसके टॉपिक और अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे। हम आपको वो अच्छे से टॉपिक के नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो हम यहाँ पे आपको नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम का भी इशू हो जाता है। वहाँ पे आपको इंस्टेंट पे ही आपके हर टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट से शॉर्ट, इजी से इजी, ठीक है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।